तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है फुल्ली, उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट और उसका क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं इसके पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें आपका ग्राफ और उसके साथ साथ बहुत सारे विधियां पढ़नी होती है। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी आप तो ग्राफ एक फिक्स है कि ग्राफ 100% चांस है कि एकदम वो तो 100% हर साल आता है 5 नंबर के लिए। यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक तो 100% फिक्स है कि ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग इसके पूरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे और कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ इसके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इसके कंसेप्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर क्या है, चैप्टर हम लोगों ने थंबनेल में देखा था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या? पहले इस चैप्टर में जो भी शब्द दिए हैं, जो भी वर्ड दिए हैं आपको ना, उस वर्ड के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ताकि इसी वर्ड से ही आपका पूरा एक्सप्लेन होगा। पूरे चैप्टर का सोचिए कि इस चैप्टर में ही जो ऊपर हेडिंग दिया है ना, वही समझिए कि पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसको अगर हम समझ लिए तो समझिए कि आधा से अधिक इस चैप्टर का थ्योरम समझ लिया। बोला 2 चर वाले, पहली बात है कि 2 चर वाले कहने का मतलब कि पहले चर क्या है, यानी वेरिएबल्स और हम लोग कांस्टेंट पढ़े। तो वेरिएबल्स क्या है, चर का हिंदी क्या होता है, वेरिएबल। चर क्या होते हैं समझिए। चर वैसे कोई भी ऐसा वैल्यू जो चेंज होते हैं, यानी चेंज होते रहेगा, वो कहलाएगा चर। जैसे इसमें हम लोग पढ़े थे A to Z, जितने भी A to Z वाले जितने भी ABCD का लेटर है ना, सब के सब क्या है, चर है। यानी आप देखे होंगे कि ABCD का जो भी लेटर है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। मतलब कहने का मतलब कि x का वैल्यू कुछ अलग क्वेश्चन में कुछ और आता है और दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आता है। लेकिन वही जो कांस्टेंट होता है, यानी अचर होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे नंबर्स होते हैं जितने भी 1 2 3 या कोई इन्फिनिटिव कोई भी नंबर से जो कभी चेंज नहीं होते, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अचर। वो कहलाते हैं अचर। और जो भी ए टू जेड जो भी जो दिख रहा है ना, ABCD जो भी, ये क्या कहलाते हैं, चर। 2 चर कहने का मतलब क्या है, 2 चर कहने का मतलब है कोई भी 2 इसमें से A to Z में से कोई भी, जैसे अगर x लिया गया और दूसरा y लिया गया, यानी ये एक क्या हो गया, ये एक अलग चर हो गया और ये दूसरा क्या हुआ, ये दूसरा चर हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 चर कहने का मतलब है कि क्या, x और y, चाहे कुछ भी ले लिए, p और q ले लिए, यानी ये अलग चर हो गया, ये अलग चर हो गया। यानी आपका क्या दिख रहा है, 2 चर कहने का मतलब है कि 2 कोई भी ABCD का लेटर होना चाहिए, ठीक है, तो कहलाएगा 2 चर। अकेले रहेगा तो उसे कहेंगे 1 चर। अब आगे बोला कि रैखिक समीकरण। पहली बात की रैखिक शब्द का मतलब क्या है, हम लोग पॉलिनोमियल्स में पढ़े हैं रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है, यानी इसे इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं। लीनियर कहने का मतलब कि अगर इसमें समीकरण दिया, इसके पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। लीनियर का मतलब होता है ना, जिसका घात 1 हो, यानी मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर। और समीकरण, और याद दिया समीकरण। समीकरण कहने का मतलब क्या होता है, समीकरण कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा, अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स का कोई भी पार्ट्स देख रहे हैं ना, XYZ वाला कुछ भी लिया जाए, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया, इज इक्वल में 0 लिखे, जैसे ऐसे लिखे, देखिए जैसे 3x + 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 4 लिख दिए। इसका मतलब ये है कि देखिए पहली बात इसमें देखिए 2 चर आ गया। 2 चर कौन कौन है, एक तो x है और दूसरा y है। इसमें क्या हुआ, 2 चर आ गया, 2 चर आ गया, ठीक है। और इसमें रैखिक कहने का मतलब कि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। और इसे समीकरण क्यों बोला गया, क्योंकि जब इक्वल में कोई भी ऐसा नंबर सा है, ठीक है, अगर कोई नंबर से नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, यानी बहुपद। क्या कहलाएगा, बहुपद। जैसे 3x + 2y लिख दिया ऐसे, इसमें 0 x y z कुछ नहीं लगा है, तब तक क्या कहलाएगा, क्या, बहुपद। जब जैसे ही इक्वल में 0 लगा दिए, तो जैसे ही 0 लगाइएगा या कोई नंबर्स लगा दिए तो क्या बन जाएगा, ये जैसे ही बन जाएगा आपका क्या, इक्वेशन। क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, यानी समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला युग्म। युग्म का मतलब पेयर। युग्म का मतलब पेयर होता है। पेयर मतलब पेयर, और इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन होता है, ठीक है। और इसका होता है लीनियर।
ठीक है। इसका मतलब युग्म कहने का मतलब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा समझते हैं, यानी दो चर, यानी कहने का मतलब कि दो चर कहने का मतलब कि एक तो पहला समीकरण बना और दूसरा एक और समीकरण देख लें। देखिए अगर दूसरा कोई दूसरा नंबर ले लिया जाए ऐसे इक्वल टू 6, यानी ये क्या बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। इसका मतलब ये है, समझिएगा कि इसमें कितने बने, यहाँ देखिए एक अलग सा एक समीकरण बना, एक दूसरा समीकरण बना, तो ये क्या हो गया, पेयर, यानी दो समीकरण का क्या हो गया, जोड़ा, दो समीकरण का युग्म कहलाएगा। ये क्या कहलाया, दो समीकरण का युग्म कहलाएगा। यानी इस पूरे समीकरण में जो आपका ये चैप्टर दिया उसका नाम दिया है, तो पहले बोला है कि दो चर, दो चर कहने का मतलब कि ABCD का कोई भी क्या होगा, कोई भी दो आएगा लेटर, जैसे AB आ गया, CD भी आ सकता है, XYZ आए, कुछ भी आए, यानी दो आना चाहिए, जो जब भी दो आ जाएगा XY, कुछ भी आपको जो दिख जाए, जैसे दो X और Y दिख रहा है, यहाँ X और Y दिख रहा है, इसका मतलब कि दो चर हो गया। रैखिक कहने का मतलब कि इसका पावर क्या होना चाहिए, इसका पावर होना चाहिए 1। तो चलिए देखते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में इक्वेशन को किससे बोलते हैं, इक्वेशन कब बोलेंगे, जब भी आपका बराबर में आपका कोई ना कोई डिजिट होगा या जीरो होगा, तब इसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। नहीं तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसे इधर रहेगा तो हम लोग बोलना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स। जब भी इक्वल में क्या आ जाए, इक्वल में कुछ होना चाहिए, जब भी आपका इक्वेशन का सिंबल क्या है, जब इक्वेशन क्या समझिए कि इक्वेशन का जब बीच में क्या दिया होगा, बीच में ये बराबर का साइन जब दिया, बराबर का साइन आपको मिलेगा तो समझ जाना कि वो क्या है, वो हमारा समीकरण है। युग्म का मतलब क्या है, युग्म का मतलब कि दो कोई भी समीकरण का जोड़ा, एक पहला समीकरण दूसरा समीकरण, दो समीकरण है, ठीक है। और अभी हम लोग रैखिक समीकरण में तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो चर कहने का मतलब कि x और y आना चाहिए, रैखिक कहने का मतलब कि पावर क्या होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि हाँ इसका सामान्य जो स्ट्रक्चर होता है, सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है और इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं, इसमें बहुत सारी चीज हम लोग डिटेल में पढ़ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके। तो रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र होता है, देखिए पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हम इसे मान लेंगे पहला समीकरण। फिर देगा आपका क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसे क्या मान लेना, इसे मान लेना हमें दूसरा समीकरण। और ये दो होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, यहाँ दो है यानी क्या, इसे कहेंगे पेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेयर, यानी युग्म बोल सकते हैं, यानी जोड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो। चर दो है, क्या से, x है y है, इसमें भी x है और y है। पहला समीकरण में है ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, और यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x का गुणांक ये है, y का गुणांक, और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा। ये आपका दो मतलब सामान्य सूत्र में आपका पेयर बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि कब सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन कितना सॉल्यूशन किसमें होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन बनेगा, टर्म बनेगा, कंडीशन कैसे बनेगा, जब आपको देखा पहला कंडीशन, ठीक है, बोला जाए केस नंबर 1, यानी पहला कंडीशन में देखा जाए कि क्या होगा, पहले कंडीशन में अगर a1 बट्टा a2 लिखा है, इसका गुणांक और इसका गुणांक, ये पहला है तो यहाँ पर है, अगर इसका क्या करेंगे, रेशियो लेते चलेंगे, यानी रेशियो लेंगे a1 बट्टा a2, ये ऐसे देखा जाए कैसे लिखते हैं हम लोग, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, इस टर्म में, ठीक है। आप देखेंगे कि ये हो सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर ना हो, या ये दोनों आपस में बराबर ना हो, या तीनों बराबर हो। तो इस कंडीशन में हम लोग देखिए कैसे, तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि क्या हो। तो पहला ध्यान रखिएगा, पहला केस में क्या कहता है कि पहला केस है जहां पे अगर क्या दे दे a1 बट्टा a2, क्या लिखा होगा, a1 बट्टा a2 और नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टा क्या हो जाए, पहला कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है कि पहला कंडीशन में a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, यानी a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में सबसे पहला इसका जो हल होगा वो क्या होगा, जो हल पूछा जाए आपसे, जो सॉल्यूशन पूछा है इसका,
इसका हल क्या होगा? तो हल होगा, इंग्लिश बोले तो यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसे क्या बोल सकते हैं? अद्वितीय हल, या इसी को बोल सकते हैं अद्वितीय हल, या बोल सकते हैं केवल एक हल। केवल एक हल। पहला क्या सुने? पहला सुने, पहला क्या दिया कि सॉल्यूशन, इसका हल पूछा जाए तो हल कैसा होगा? तो हल आपका निकलेगा, हल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक कहने का मतलब अद्वितीय, यानी केवल और केवल एक हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा? केवल और केवल एक हल निकलेगा। दूसरा कंडीशन में देखेंगे, दूसरा पूछा जाए कि ग्राफ कैसा बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? तो ग्राफ जो बनेगा ना वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब क्या होगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब क्या? प्रतिच्छेदी कहने का मतलब कि दो कोई भी क्या हो जाए, दो प्रतिच्छेदी कहने का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी कहने का मतलब कि दो क्या होगा, कि दो कोई भी लाइन जो है दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? किसी एक पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएगी आपको। यहाँ पे देखा है किसी एक पॉइंट पे क्या करेगी? ग्राफ में किसी एक लाइन ध्यान देखा है कि दोनों क्या करेंगे? किसी ना किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कटते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी है। आप समझिए, पहला है कि आपसे पूछा है कि हल क्या होगा, तो यूनिक यानी अद्वितीय हल यानी केवल एक हल। दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा, तो इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी बनेगा। और कैसे यहाँ दिखाई देगा आपको दिखाते हुए आप पूछेगा कि ये संगत होगा क्या संगत होगा? क्या होगा? संगत होगा क्या संगत होगा? तो ये जो कंडीशन बनेगा ये क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। संगत कहने का मतलब क्या होता है? संगत कहने का मतलब है कि किस कुछ ना कुछ हल आपका क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। संगत होने का मतलब क्या है? संगत होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपका क्या होना चाहिए? हल निकलना चाहिए। यानी इसे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में होता है कंसिस्टेंट, यानी क्या होना चाहिए आपका? संगत होना चाहिए। संगत कहने का मतलब कि संगत कब कहें किसी चीज को? जब उसका कोई ना कोई हल निकले, एक हल निकले या तो अनेक हल निकले, हल निकलना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे उसे संगत। यानी अभी हम लोग पहला स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ा कि इसका जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र आपका होता है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन दो बन रहा है, इसमें पेयर है, और पेयर में हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन नंबर एक में आप क्या किए कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 था। इसके कंडीशन में यहाँ देखो, यहाँ समझिए, जो c1 बट्टा c2 होगा ना वो बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। C1 बट्टा C2 बराबर हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले ही कंडीशन में देख दिखाई दे कि A1 बट्टा A2 बराबर अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि कैसा हल होगा, तो केवल और केवल एक हल, और केवल एक हल का ही दूसरा नाम क्या है? अद्वितीय हल। इसे इंग्लिश में बोले तो यूनिक सॉल्यूशन। पूछा है कि ग्राफ जैसे कैसे बनाया था? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब हिंदी में प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी कहने का मतलब एक दूसरे को क्या करेगी? कहीं ना कहीं काटते हुए नजर आएंगे। और पूछा है कि संगत, संगत है क्या संगत है? क्या होगा? कि संगत होगा। क्या कहेंगे इसे? संगत यानी कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस पहले कंडीशन में आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब दूसरा कंडीशन है, इसी का दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन देखिए, केस नंबर 2 लिखेंगे। केस नंबर 2 में क्या है समझिए। अभी सामान्य सूत्र जो हम लोग देखेंगे 1/2, तो क्या होगा देखिए, अगर इस दूसरे कंडीशन में अगर a1 बट्टा a2 ठीक है इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा c2। ठीक है, यानी क्या कंडीशन दिया आपका? यहाँ देखिए कंडीशन आपको दिख रहा होगा, यानी जो दो
पेयर बना है उसमें से A1 अगर देखा जाए कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, यानी कहने का मतलब कि सभी एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कहने का मतलब अगर देखें कि 1/2 कोई आया तो ये भी 1/2 और ये भी क्या हो जाए 1/2 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी एक दूसरे से क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि इस कंडीशन में आपका ग्राफ कैसे बनेगा, कितना हल होगा। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, इस कंडीशन में पूछा जाए सबसे पहले कि हल बताइए, इसका हल क्या होगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या निकलना। तो याद रखिएगा इसका हल क्या बनेगा, इसका हल क्या होगा, तो इसका हल जो होगा ना अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा, यानी इनफिनाइट होगा। इनफिनाइट कहने का मतलब कि इसका सिंबल क्या होता है, अनंत बनेगा। पूछ रहे हैं इसका हल क्या होगा, तो पहला कंडीशन में ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में क्या है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों अगर एक दूसरे से क्या आ जाए, इक्वल है, चाहे कुछ भी आ जाए। जैसे अभी हम लोग देखते हैं अगर 1/5, 1/5 और 1/5 कुछ भी ऐसा बट्टा में आ जाए, एक जरूरी नहीं के ऊपर एक हो, 2/5, 3/5 कुछ भी आए, सभी एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका हल बनेगा। वो हल होगा, वो क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत कहने का मतलब कि इन्फिनिटिव हो। क्या होगा, इन्फिनिटिव हो। ठीक है, आगे देखिए। इससे पूछा है कि आपसे कि ग्राफ कैसे बने, दूसरा कंडीशन में किसका ग्राफ क्या होगा। आपसे पूछ रहे कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा समपाती। क्या बनेगा, समपाती। समपाती का मतलब समझते हैं कि कैसा, समपाती कहने का मतलब कि एक के ऊपर है, यानी ये लाइन बना, ठीक है, समपाती करने के बाद एक लाइन बनाइए, ठीक है, और दूसरा लाइन इसी के ऊपर बने, दूसरा लाइन इसी के ऊपर। दिख रहा है आपको कि क्या है कि एक लाइन इस पे बना, ठीक है, एक लाइन इस पे बना, एक लाइन बनने के बाद क्या हुआ, दूसरा लाइन भी क्या हो रहा है, दूसरा लाइन भी इसी पे बनना है। ठीक है, दूसरा लाइन में क्या बनना है, इसी पे बनना है। तो यहाँ समझिएगा, ये पहला ग्राफ पूछ लिया तो कैसा बनेगा, तो क्या बनेगा, एक दूसरे के ऊपर बनेगा, यानी समपाती बनेगा। इसे क्या बोल सकते हैं, ओ सी, क्या कर सकते हैं, इसे कोइंसिडेंट बनेगा। कोइंसिडेंट कहने का मतलब क्या हो कि समपाती। समपाती कहने का मतलब क्या कि एक के ऊपर एक बनेगा। क्या होगा, एक के ऊपर एक बनेगा। आप देखिए अगला हल बना क्या, अनंत। ग्राफ कैसे बना, समपाती। पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए कि संगत है क्या संगत, तो क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत क्यों होगा, अच्छे बताइए संगत क्यों होगा। संगत कहने का मतलब क्या, अभी बताया था कि कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए, चाहे एक हल निकले, चाहे दो हल निकले, चाहे कितना भी हल निकले, लेकिन हल कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। जब हल निकलेगा तब उसे क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। यानी दूसरा कंडीशन में आपने क्या देखा, दूसरा कंडीशन में कि क्या देखा कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 एक दूसरे के क्या थे, सभी एक दूसरे के इक्वल थे, और इक्वल होने की वजह से इसका हल कैसा होगा, इसका हल निकलेगा अनंत। अनंत कहने का मतलब कि इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा, नहीं इसका कोई अंत नहीं है। ग्राफ कैसा बनेगा, तो समपाती बनेगा, यानी कोइंसिडेंट बनेगा। और कोइंसिडेंट कहने का मतलब कि एक के ऊपर एक बनेगा, यानी एक बना दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर बनेगा। और इसका क्या होगा, अनंत हल निकलने की वजह से क्या बनेंगे, इसे बोलेंगे संगत। ठीक है, अगला इसी के बाद हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या कंडीशन है, तीसरा कंडीशन में अगर केस नंबर देखा जाए, केस नंबर 3 में क्या है, अगर A1 बट्टा A2 इक्वल और B1 बट्टा B2 पे, लेकिन
C1 बट्टा C2 एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपसे पूछा है कि सॉल्यूशन बताइए कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन यानी हल इसका क्या होगा। तो इस कंडीशन में हल इसका क्या होगा? इस कंडीशन में हल जो होगा ना, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं, यानी इसका कोई हल नहीं निकलने वाला, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं निकलने वाला, इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा पूछा है कि ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला? तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना वो पैरेलल बनेगा। पैरेलल कहने का मतलब क्या? समांतर बनेगा। कैसे बनने वाला? समांतर कहने का मतलब कि एक दूसरे के क्या होगा? एक दूसरे के आमने सामने बनेगा। क्या बनेगा? एक दूसरे के आमने सामने बनेगा। बोला है कि ये संगत होगा कि असंगत होगा? तो ये क्या होगा? असंगत। क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, कहने का मतलब सुनिए, असंगत क्यों बोलेंगे? असंगत कहने का मतलब यह है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। जब भी कोई सॉल्यूशन ना निकले तो ऐसे स्थिति में क्या बोलते हैं इसे? ऐसे स्थिति में हम लोग बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? उसे असंगत बोलते हैं। यानी सुनिए, इसमें पहला कंडीशन क्या था कि पहला कंडीशन हम लोगों ने देखा, ध्यान रखिए कि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। ठीक है, तो इस कंडीशन में हल निकलेगा एक। अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, बराबर है C1 बट्टा C2 के, इस कंडीशन में क्या होगा? इनफिनिटी। और इस कंडीशन में तीसरा, जब पहला दोनों बराबर हो और दूसरा, जैसे माने कि इसका एग्जांपल लेते हैं, और माने 2/5 लेते हैं, इसके बराबर भी हो 2/5 है, लेकिन ये आ जाए 1/5 या कोई ऐसा कोई नंबर आ जाए, तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर हो, वो बराबर ना हो तीसरा, तो इसमें क्या होगा? इसका कोई हल नहीं निकलेगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। और कोई हल नहीं निकलेगा, ग्राफ कैसे बनेगा? पैरेलल, यानी एक दूसरे क्या बनेगा? आमने सामने बनेगा। और ये क्या होगा? ये होगा असंगत। क्या होगा? असंगत बनेगा। ठीक है, तो संगत असंगत याद रखिएगा। संगत कब बनेगा? जब एक सॉल्यूशन हो या तो अनेक सॉल्यूशन हो तो संगत, और कोई सॉल्यूशन ना हो तो क्या होगा? उस स्थिति में बनेगा असंगत। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, ध्यान रखिए। अब इस तीनों कंडीशन में जो हम लोग ने पढ़ा था, इस पे आप लोग एग्जांपल लेंगे और एक एक एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे? एक एक एग्जांपल को देखेंगे कि कैसे इसका हल निकल रहा है। और हल अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, वही या अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, वो संगत होगा कि असंगत होगा, संपाती बनेगा कि पैरेलल बनेगा कि इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? उसे पहचानने आएगा, और जब पहचानने आ जाएगा तो आप आसानी से उसे ग्राफ की मदद से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे, जहां से क्या होगा? एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो अगर पहचानना सीख गए तो 1-2 नंबर आपका फिक्स है कि आपसे बन जाएगा। उसके बाद आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो ग्राफ इसके बाद हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें से तीनों में से, ठीक है, यहाँ समझिए। इस सारणी को हम लोग समझते हैं कि क्या दिया है इसमें सारणी में। ये सारणी नंबर 3.1 है, और ये 3.1 में क्या दिया है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ से हम लोग का जो कंसेप्ट पढ़े थे ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए, जो रेखा युग्म यहाँ दिया है, हम लोग अभी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपात करने का मतलब बट्टा में आता है। पहली बार ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, बीजीय निरूपण क्या होगा। तो पहला कंडीशन में हम देखेंगे, पहला कंडीशन में हम देखिए क्या दिया है। आपको दिखाई दे रहा हो कि पहला कंडीशन में एक क्वेश्चन दिया है x - 2y = 0, और दूसरा दिया 3x + 4y - 20 = 0। इसमें देखिए, इसको सॉल्यूशन किया गया, इसका तुलना किया गया। इसमें क्या है कि केवल एक हल है। तो कैसे है? इसमें देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं कि x - 2y = 0, और दूसरा है 3x + 4y - 20। ठीक है, इसे छोटा, पहला नंबर दिया है कि x - 2y = 0, और दूसरा क्या, दूसरा इक्वेशन क्या दिया? दूसरा इक्वेशन दिया 3x + 4y - 20 = 0। ठीक है, आप समझिए A1 इसमें क्या होता है, A2 क्या होता है, और B1 B2 क्या होता है। तो समझिए, यहाँ पहला बात है, यहाँ पे x के पहले जो होता है वो A1 का वैल्यू होता है। तो बताइए A1 क्या है? A1 कितना दिया है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो A1 हो गया 1। यहाँ पे
V1 बताइए। V1 देखिए क्या दिया, माइनस में 2 दिया, क्या दिया है माइनस में 2, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लेंगे तो क्या होगा माइनस में 2। और C1 के लिए आपको कुछ नहीं दिया, जब कुछ नहीं दिया तो क्या ले लेते हैं हम 0 ले। दूसरा है A2 बताइए, A2 बराबर क्या होगा, x के पहले दूसरे नंबर में A2 बताइए। V2 कितना हो जाएगा, V2 आपका हो जाएगा 4, प्लस में तो प्लस में लेंगे। और बताइए C2 कितना हो जाएगा, C2 माइनस में 20 दिया तो क्या लेंगे माइनस में। अभी हम लोग कंडीशन देखे थे, कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था, इस कंडीशन में कंडीशन में हम लोग देखा था कि क्या लिखेंगे A1 बट्टा A2 इसका रेशियो निकालेंगे, यानी अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपात की तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा V2 इक्वल टू क्या होता है C1 बट्टा C2। अब इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखते हैं कि इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। तो क्या होगा A1 क्या दिया 1, A2 कितना दिया इज इक्वल टू B1 कितना दिया है माइनस में 2 और B2 कितना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए C1 कितना दे दिया, C1 आपका दे दिया है क्या 0 और C2 कितना दे दिया माइनस में 2। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि पहले ही कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, पहले कंडीशन में A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 दिया था, दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या नहीं, यानी पहले कंडीशन में ही दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं, यानी ये क्या हो रहा है, यानी A1 बट्टा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बट्टा B2। आपको बताया गया था C1 बट्टा C2 बराबर हो चाहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो कंडीशन बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। तो इस कंडीशन में हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि इस कंडीशन में जो हल होगा वो क्या होगा, इस कंडीशन में जो हल होगा वो क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल, यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी केवल एक हल, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग अद्वितीय। क्या बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। चलिए बताइए ग्राफ कैसे बनने वाला है। जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ कैसे बनेगा, आपसे पूछ रहे हैं कि ग्राफ बताइए कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ अभी हम लोग पढ़े थे कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग। कैसे बनता है इंटरसेक्टिंग बनता है। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब कि प्रतिच्छेदी बनता है। क्या बनता है प्रतिच्छेदी बनता है। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी कहने का मतलब है कि ग्राफ जो बनेगा ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए बनेगा। ये कैसे बनेगा, इस स्थिति में बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसी स्थिति में बनेगा, ठीक है। अब बताइए कि संगत है कि असंगत है। तो ग्राफ इसका यूनिक है, यानी ग्राफ इसका अद्वितीय, यानी ग्राफ इसका सॉल्यूशन कितना हो रहा है, एक हल निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, ये कोई ना कोई हल निकलेगा तो कहलाएगा संगत। क्या कहलाएगा, कहेंगे संगत, ठीक है। इसका 3 टर्म बना। पहला टर्म है कि इसका हल निकला अद्वितीय हल। ग्राफ कैसे बनेगा प्रतिच्छेदी, यानी इंटरसेक्टिंग बनेगा। और संगत है, क्या संगत है, तो संगत है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज दिखा है ना, प्रतिच्छेदी है, केवल एक हल है, ठीक है। ये वाला कंडीशन है आपका। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे। इस तरह से आपका चेक करने के बाद आप तीनों तरह के इक्वेशन को आप आसानी से चेक कर सकते हैं इसका क्या हल होगा। आप कंसेप्ट ध्यान से पढ़िएगा तब किसी भी हल मतलब कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर में लाएंगे, अगर ये इक्वल के उधर होगा तो इक्वल के इधर ला देंगे। जैसे मानिए कैसे कोई चीज दिखा, जैसे ऐसे लिखा 3x + 4y = 6। तो इसको अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़े थे उसको इधर लाना पड़ता है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको इधर लाएंगे -6 = ले लेंगे, तब जाकर के हम लोग a1 a2 और a1 b1 और c1 लेंगे, तब जाकर के आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरा हल कर सकते हैं आसानी से, तीसरा भी हल कर सकते हैं। और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे ना पूरे क्वेश्चन को आप हल करके आप ये बता सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि पैरेलल, मतलब कहने का मतलब कि कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको, बेसिक कंसेप्ट जो इस चैप्टर का था आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग इसके बाद ग्राफीय मेथड से पहली बात तो ये पूरा डिटेल हम लोग पढ़ लिए। अब क्या करेंगे, इसी चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो ग्राफ है, इसी मेथड से बनता है और इस पे हम लोग सभी के बारे में जानकारी लेते हुए हम लोग ग्राफ के बारे में आगे पढ़ेंगे।
ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं और ग्राफ में बनेगा तो कौन सा ग्राफ बनेगा, अद्वितीय इंटरसेक्टिंग बनेगा कि पैरेलल बनेगा कि अभी हम लोग पढ़ते हैं कि समपाती बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में हम लोग इसी के आगे मतलब हम लोग इसी चैप्टर को कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ में भी क्या क्या चीजें उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।